हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों जनवरी 2025 की राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपकी जो मूमल मैगज़ीन आती है उसके अंदर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर दी गई है जनवरी मंथ की, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ईओआरओ का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा जेल प्रेरी का एग्ज़ाम है, तो इन एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डेफिनेटली आपका नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसरो के आपके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। पहले आपके जो थे एस सोमनाथ थे, अब वो आपके सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब आपके बने वी नारायण। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब कौन बने आपके, वी नारायण बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसरो के अगर नए अध्यक्ष आपसे पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे, वी नारायण हो जाएंगे। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप देख लीजिए। जैसे वी नारायण जो है ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु स्थित इसरो के तरल प्रणोदन केंद्र के निदेशक रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वी नारायण को इसरो का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के तौर पर नियुक्ति का अनुमोदन किया है। उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के आगामी कार्यकाल के लिए हो गई है। तो इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के आगामी कार्यकाल के लिए हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वी नारायण याद रह जाएगा। अब आगे देखिए, 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल की तर्ज पर वांछित अपराधियों की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अमित शाह के द्वारा इंटरपोल की तर्ज पर अपराधियों की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये आपका हो जाएगा भारत पोल पोर्टल। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा, भारत पोल पोर्टल। और ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग कब हुई है, तो 7 जनवरी 2025 को इसकी लॉन्चिंग हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत पोल पोर्टल। यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, अपराधियों की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है 7 जनवरी 2025 को अमित शाह के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हो जाएंगे। अब आगे देखिए, 6 जनवरी 2025 को कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर खोला गया है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर बनेगा, तो ये आपका आईआईटी मद्रास में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र आईआईटी मद्रास में खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आईआईटी मद्रास में एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र खुला है। यह केंद्र आईआईटी मद्रास से लगभग 36 किलोमीटर दूर थायूर स्थित डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस में है। यह केंद्र भारतीय बंदरगाह, जलमार्ग और तटीय इंजीनियरिंग की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह एक मल्टी डायरेक्शनल सेलो वेब बेसिन है जो जटिल तरंग और धारा के बीच परस्पर प्रतिक्रियाओं पर काम करता है। तो ये आईआईटी मद्रास आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, मार्च 2025 में सड़क दुर्घटना से घायल व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली दुर्घटना सहायता राशि है। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली दुर्घटना सहायता राशि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली दुर्घटना सहायता राशि आपकी 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। इसके तहत पीड़ित दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये की राशि इलाज के हकदार होंगे। 14 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना में कैशलेस उपचार के लिए चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कैशलेस उपचार देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। और आपको केंद्र सरकार की तरफ से सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख रुपये का इलाज दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 7 दिनों की अवधि के लिए। अगला सवाल देखिए, पीएम ई ड्राइव योजना। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। पीएम ई ड्राइव योजना जो है दोस्तों, इसमें क्या है देख लीजिए। केंद्र सरकार की इस योजना में 2 वर्ष 2025-26 से लेके 2026-27 की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, 10,900 करोड़ रुपए आपके पीएम ई ड्राइव योजना के लिए खर्च होंगे। पीएम ई ड्राइव योजना में क्या किया जाएगा दोस्तों, लगभग 72,300 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो आपके जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगाए जाएंगे, कितने, लगभग 72,300 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और 10,900 रुपये करोड़ यहाँ पर खर्च होंगे।
और इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 80 से 100% तक सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्कीम में शामिल शहर आपके दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के अलावा टियर 2 व 3 शहर है। यहाँ पर जयपुर और उदयपुर आपको ध्यान रखना है। जयपुर उदयपुर को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है PM ई ड्राइव योजना में। अब आगे देखिए, 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन के किस खंड का शुभारंभ किया है? तो नमो भारत ट्रेन जो है दोस्तों, इसके किस खंड का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया? तो न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद, याद रह जाएगा। न्यू अशोक नगर जो है वहाँ से साहिबाबाद के लिए आपकी नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है, तो ये आपका तीसरा बन चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। PM मोदी ने दिल्ली NCR की न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद मेट्रो रेल खंड का शुभारंभ किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब NCR से मेरठ तक का जो सफ़र है वो 40 मिनट में आपका तय हो जाएगा। अब आगे देखिए, 9 से 10 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये मैंने आपको बताया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है आपका 9 से 10 जनवरी 2025 को। कब हुआ? 9 से 10 जनवरी 2025 को हुआ है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आयोजन स्थल कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है। मुख्य विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान जो है वो इसका मुख्य विषय हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर 27 प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। 27 प्रवासी जो है उनको यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया है, जिसमें से एक आपकी उषा पारासर है ब्रिटेन की, डॉक्टर शर्मिला फोर्ड है अमेरिका से, और आपकी सैयद खुर्शीद है सऊदी अरब से। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मुख्य अतिथि सुश्री क्रिस्टीन काली केगाल थे, राष्ट्रपति त्रिनाद और आपके टोबैगो गणराज्य से। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है। ये कहाँ स्थित है? तो नाम से पता लग रहा है आपको, सोनमर्ग टनल आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। तो एक गांदरबल जम्मू कश्मीर में है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने किलोमीटर की है? तो 6.4 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की हो जाएगी? 6.4 किलोमीटर की हो जाएगी, जिस पर 2700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को किया है। तो ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी गांदरबल जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ठीक है, गांदरबल जम्मू कश्मीर। अब आगे देखिए, 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर देश के पहले पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण किया? तो देश के पहले पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये देश का पहला है। और पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण अमित शाह के द्वारा कहाँ पर किया गया? तो ये वडनगर गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया? वडनगर गुजरात में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया? वडनगर गुजरात में किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। वडनगर स्थित यह म्यूजियम भारत और एशिया का पहला है दोस्तों। तो याद रखना है, पुरातत्व अनुभव म्यूजियम जो है इसका जो लोकार्पण है वो वडनगर गुजरात में किया गया है। और ये पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह 300 करोड़ की लागत से बना है। यह गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। वडनगर PM मोदी का पैतृक शहर भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपकी जो PM फसल बीमा योजना है, PM फसल बीमा योजना जो है दोस्तों, इसको कितनी अवधि तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है? तो 2025-26 के लिए इसे बढ़ाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 2025-26 तक इसको अनुमति प्रदान की गई है, मंजूरी प्रदान की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2025-26 तो ध्यान रखना है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार किसानों को DAP फर्टिलाइजर का स्पेशल पैकेज दे रही है। जो DAP है दोस्तों वो दिया जाएगा। तो 50 किलो का जो बैग दिया जाएगा एक, वो आपका 1350 रुपये का पड़ेगा। कितने का? 1350 रुपये का। और इस पर कितना खर्च आएगा? तो 3850 करोड़ का खर्च आएगा। तो अगर पूछा जाए तो 50 किलो का जो बैग है वो आपका 1350 का पड़ेगा। तो ये पैकेज देने जा रही है गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 11 जनवरी 2025 को राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का
25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है। राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आपका बेंगलोर में आयोजित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया? तो जगदीश धनखड़ के द्वारा किया गया है, जो कि उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए देश में पहली बार किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों राजीव कुमार जो है, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब नए आपके ज्ञानेश कुमार बन चुके हैं। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो वो समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये कानून मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले इसमें 2 सदस्य थे आपके, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह। अब ज्ञानेश कुमार जो है दोस्तों, इनको ही बना दिया गया है आपका चुनाव आयुक्त। तो ये आपका 200 फरवरी करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, वर्ष 2026 में 28वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी किसे मिली है? तो 28वां दोस्तों राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिली है 2026 की। ये आपको ध्यान रखना है। किसको मिली है? भारत को मिली है 2026 की। ये आपको ध्यान रखना है। 28वां जो आपका राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन होगा, राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन होगा 28वां, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा 2026 में। और जो 27वां हुआ था आपका, उसकी मेज़बानी किसने करी थी? तो उसकी मेज़बानी स्कॉटलैंड में हुई थी दोस्तों। गनर्सी स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? गनर्सी स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ था। आपका 27वां जो था 2025 में आयोजित हुआ है, जनवरी 2025 में। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। 27वां तो आपका स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ है, गनर्सी स्कॉटलैंड में। और अगर आपका 28वां पूछा जाए तो उसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। 27वां कहाँ पर हो जाएगा? स्कॉटलैंड में हो जाएगा। और 28वां की मेज़बानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और स्कॉटलैंड में गनर्सी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए। आगे देखिए, लंदन की क्यूएस संस्था ने भविष्य में आवश्यक कौशल फ्यूचर स्किल इंडेक्स के लिए 16 जनवरी 2025 को जारी की गई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 16 जनवरी 2025 को जारी की गई भविष्य में आवश्यक कौशल यानी फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है दोस्तों, इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्यूएस लंदन की इस रैंकिंग में अमेरिका तो शीर्ष पर रहा है और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। यह आपको ध्यान रखना है फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। ठीक है, अब आगे देखिए, 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो 76वां जो गणतंत्र समारोह हुआ था दोस्तों, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपके प्रबोवो सुनियांतो थे। कौन थे दोस्तों? प्रबोवो सुनियांतो। और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रबोवो सुनियांतो जो है ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि पिछली बार जो आपके आए थे दोस्तों फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए थे। पिछली बार फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो थे, इस बार कौन हो जाएंगे? इंडोनेशिया के प्रबोवो सुनियांतो हो जाएंगे। ये आपके 76वां जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसमें मुख्य अतिथि थे। ठीक है, भारत मौसम विभाग IMD का स्थापना दिवस भारत मंडप में किस तिथि को मनाया गया? तो आपका IMD जो है दोस्तों, इसका स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 15 जनवरी 2025 को मनाया गया है। कब मनाया गया? 15 जनवरी 2025 को मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस दिन दोस्तों PM मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की है। तो मिशन मौसम जो है दोस्तों, इसकी भी शुरुआत की गई है आपकी कब? जब भारत मौसम विभाग का जो स्थापना दिवस मनाया गया आपका 15 जनवरी 2025 को। तो मिशन मौसम जो है इसकी भी शुरुआत की है आपकी 15 जनवरी 2025 को। ये आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, मिशन मौसम IMD की भविष्यवाणी, मॉडलिंग और सूचना प्रसार की क्षमताओं को एडवांस बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मिशन में वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। तो नाम से पता लग रहा है जो वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सैटेलाइट, इनसे संबंधित है आपका मिशन मौसम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो IMD का स्थापना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया है, इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक मौसम की 100% सटीक जानकारी का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2047 तक 100% सटीक जानकारी का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो है ये 4 से 9 जनवरी 2025 को मनाया गया आपका। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है।
तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन मोदी जी ने किया है 4 से 9 जनवरी 2025 को। इसमें विषय क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए 1% ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य है यहाँ पर, गांव बढ़े तो देश बढ़े। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, ये इसका आदर्श वाक्य है। आगे देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में टेक्निकल सेमिनार का आयोजन 20 से 21 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने संयुक्त तत्वाधान में एक टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया है। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना है। एक है आपके दोस्तों उजाला योजना। उजाला योजना आपकी किससे संबंधित है? 10वीं वर्षगांठ 5 जनवरी 2025 को मनाई गई है। तो उजाला योजना आपसे पूछा जाएगा, तो उजाला योजना जो है ये आपकी एलईडी बल्ब वितरण से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, एलईडी बल्ब वितरण से संबंधित है आपकी उजाला योजना, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2025 को उजाला योजना की शुरुआत की है और ये आपकी एलईडी बल्ब वितरण से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो आपके होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, जिसमें आपकी रेखा गुप्ता जो है सीएम बनी है दोस्तों, तो इनकी डेट दी गई है। मतदान तिथि क्या थी? 5 फरवरी 2025 थी। मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई। कुल सीटें यहाँ पर 70 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय का वर्ष 2024 का रिव्यू जारी किया गया। तो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है दोस्तों, उसका आपका 2024 का रिव्यू जारी किया गया है। 7 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये आपकी किससे संबंधित है? तो ये आपकी गैस सिलेंडर से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए उज्ज्वला योजना का संबंध तो गैस सिलेंडर से हो जाएगा। उजाला योजना जो है उसका संबंध आपका एलईडी लाइट बल्ब से हो जाएगा। तो उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। तो 10.33 करोड़ जो है दोस्तों ये आपके एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देश में कुल एलपीजी कनेक्शन कितने हो जाएंगे? तो 32.83 करोड़ हो जाएंगे। 32.83 करोड़ देश में कुल एलपीजी कनेक्शन हो जाएंगे और देश में प्रति व्यक्ति खपत जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 3.95 kg। तो अगर आपसे पूछा जाए देश में प्रति व्यक्ति खपत आपकी कितनी है? तो 3.95 kg है और देश में कुल एलपीजी कनेक्शन आपके कितने हैं? तो वो आपके 32.83 करोड़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए, 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है दोस्तों। कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर आपका दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट जो है इसका शुभारंभ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पुदिम ढाका में किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट जो है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पुदिम ढाका में शुरू किया है। कहाँ पर? पुदिम ढाका। और ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? पुदिम ढाका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ध्यान रखना चाहो तो दिसंबर 2024 के अंत तक भारत की कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209 गीगावाट हो चुकी है। तो 209 गीगावाट जो है वो ऊर्जा क्षमता हो चुकी है दिसंबर 2024 तक। हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो दिसंबर 2024 तक 209 गीगावाट हो चुकी है, यह आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो आपकी सौर ऊर्जा में देखी गई है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो हमारी कंप्लीट होती है दोस्तों जनवरी मंथ की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।